रामपुर नाम के गांव में सीताराम और लक्ष्मी रहा करती थी। उनकी 10 साल की बेटी थी जिसका नाम था चांदनी। सीताराम और लक्ष्मी अपनी छोटी सी खेती से गुजारा करते थे और अपनी बेटी चांदनी को सरकारी स्कूल पढ़ाई के लिए भेजा करते थे। चांदनी पढ़ाई में बहुत तेज थी और मास्टर जी की कही हुई हर बात बड़े ही ध्यान से सुनती थी। उसकी होशियारी और अच्छे नंबरों की वजह से शिक्षक उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन सीताराम और लक्ष्मी घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। घर के अंदर चांदनी पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ उनकी बातें भी सुन रही थी। मैं पूरी रात खेत के किनारे पेड़ के नीचे दिया जलाकर बैठा रहा, लेकिन ना कोई भूत आया और ना कोई शैतान आया, पर रोने की आवाज आई। मैंने जोर आवाज से पूछा भी, कौन है, कौन रो रहा है, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस रोने की आवाज आती रही। आपने गौर किया है, ये समस्या तभी से हो रही है जब से हमने खेत के आसपास के पेड़ काट दिए हैं। हाँ लक्ष्मी, शायद मैंने पेड़ काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी समझना चाहिए था, अब कहकर क्या फायदा। हाँ, खेत के चारों तरफ कितने बड़े बड़े झाड़ियां और पेड़ थे। दिन के उजाले में भी डर लगता था। जो मजदूर थे वो भी काम करने आने से डरते थे। ये सब देखने के बाद ही तो मैंने बस एक पेड़ को छोड़कर बाकी जितनी झाड़ियां थी सब काट दिया। इसमें मैंने कौन सी गलती की बताओ? पहले पहले तो मजदूर डर की वजह से खेत में काम करने नहीं आते थे। अब जब हम उन्हें बुला रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि खेत के पास रोने की आवाज आती है। अब वो काम करने आएंगे तो कहीं भूत उनकी जान ना ले ले, तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। हाँ लक्ष्मी, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये सब बातें चली रही थी कि तभी चांदनी वहाँ पे आ जाती है। पिताजी, आप मुझे खेत लेके चलिए। आपकी बातों से मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? जो खेत के पास रो रहा है वो कोई इंसान या भूत नहीं, वो एक पेड़ है। क्या कहा? पेड़ रो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसमें कोई रहस्य नहीं पिताजी। मेरे स्कूल के मास्टर जी ने कहा था, हर जीव में खुशी, दुख और भावनाएं होती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है बेटा। पेड़ कैसे रो सकते हैं? ये तुम्हारे मास्टर जी कैसी कैसी बातें सिखा रहे हैं। मैं कल ही स्कूल जाऊंगा और मास्टर जी से इस बारे में बात करूंगा। पिताजी, आपने ही तो कहा था कि अगर कोई पेड़ हरा भरा है तो जिंदा है, और अगर वो सूख गया है तो वो मर चुका है। याद है कि नहीं? हाँ, पर तुम बहुत छोटी थी। बार बार मुझे बस पेड़ के बारे में ही पूछते रहती थी, तो मैंने भी इसलिए कह दिया था। पिताजी, आपने ही कहा था अगर किसी उद्देश्य से पेड़ लगाया जाए तो वो जिंदा रहेगा, पर अगर उसकी देखभाल ना किया जाए तो वो एक दिन सूख जाएगा और वो मर जाएगा। चांदनी की बातें सुनकर सीताराम सोचने लगते हैं। लक्ष्मी, मैं गांव जाकर देख कर आता हूँ कि कोई मजदूर आया है या नहीं। अगर कोई नहीं आए तो हम खुद ही जाकर फसल काट ले आएंगे। अच्छा ठीक है जी। लक्ष्मी से ये बात कहकर सीताराम घर से निकल जाते हैं। माँ, क्या हम खेत जा सकते हैं? क्यों बेटा? असल में माँ, आप लोग जो बातें कर रहे थे उससे मुझे समझ में आ गया है कि वहाँ ना कोई भूत है ना कोई शैतान। फिर कौन है बेटा? खेत से जो रोने की आवाज आ रही है उससे ये लग रहा है कि वहाँ कोई भूत या शैतान नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई पेड़ रो रहा है। मैं जाके उससे बात करूंगी। बेटा, मैं मानती हूँ पेड़ों में भी जान होती है, आत्माएं होती है, पर वो रोते हैं क्या कभी? वो कैसे बात कर सकते हैं? उन्हें दर्द कैसे होता है? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। माँ, आप मुझे खेत लेके चलो ना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। चांदनी के जिद करने पर लक्ष्मी उसे खेत ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों खेत के किनारे एक पेड़ के पास पहुंचती है। लक्ष्मी पेड़ की तरफ इशारा करके चांदनी को दिखाती है। यही जगह है बेटा। जब हम खाना खाकर यहाँ विश्राम कर रहे थे तो यहीं पे हमें रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब हम आसपास देखने लगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा हमें। कुछ लोगों ने कहा भूत है, कुछ ने कहा शैतान है। इस वजह से हमारे खेत के पास कोई भी आने को तैयार ही नहीं होता। अच्छा ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। चांदनी चारों ओर देखने लगती है। फिर उसे रोने की आवाज आती है। लक्ष्मी घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है।
लक्ष्मी, क्या तुम्हें रोने की आवाज सुनाई दी? हाँ माँ, रुको मैं देखती हूँ। चांदनी पेड़ के पास जाके उस पे हाथ रखकर बात करने लगती है। प्रिय पेड़, मुझे पता है कि तुम रो रही हो। मैं यहाँ पे जानने के लिए आई हूँ कि आखिर में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। चांदनी के कहते ही पेड़ का चेहरा प्रकट हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लक्ष्मी ये देखकर हैरान रह जाती है। शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ, मुझे अपनी परेशानी बताओ। चांदनी पेड़ के आंसू पोंछ देती है। इससे पेड़ को खुशी मिलती है। बहुत खुशी हुई मुझे, तुमने मेरी पुकार सुनी और मेरे दुख को समझा। अब मुझे भरोसा है कि तुम जरूर से मेरी तकलीफ दूर कर पाओगी। प्रिय पेड़, बताओ, मैं दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। हम सब परिवार के तरह रहते थे। हम हंसते थे, बात करते थे, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटा करते थे। पर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये कहकर पेड़ फूट फूट के रोने लगती है। देखकर चांदनी को बहुत दुख होता है। अब मैं किससे बात करूं? किसके साथ हंसूं? किसके साथ खेलूं? किसके साथ गाऊं? पता नहीं मेरा पूरा परिवार कहाँ चला गया। कौन उन्हें मुझसे दूर ले गया? हे पेड़, मेरे पिताजी को नहीं पता था कि आपको इतनी तकलीफ होगी। उन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो अच्छे इंसान है। मेरे पिताजी को प्यार, रिश्तों की कीमत समझ में आती है, पर बस इंसानों के लिए उन्हें लगता है पेड़ में ये सब नहीं होता। इसीलिए मेरी बच्ची, मुझे चाहे कितना भी गुस्सा आए, तुम्हारे पिताजी को कभी नहीं नुकसान पहुंचाई। वो मेरे नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं। गुस्से में आकर मैं चाहती तो वो आराम करते वक्त उनके ऊपर कोई शाख गिरा सकती थी, पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? हाँ, मुझे पता है, पेड़ माँ स्वरूप होती है, इसीलिए माँ अपनी तकलीफ अपने मन में ही रखती, वो किसी से कहती नहीं। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। माँ, मुझे पता है आपको परिवार की जरूरत है, पर मैं आपके पुराने परिवार को वापस तो नहीं ला सकती हूँ, लेकिन नए दोस्त आपको जरूर दे सकती हूँ। चांदनी की बातें सुन के पेड़ बहुत खुश हो जाती है। फिर चांदनी अपनी माँ को साथ लेके घर लौट आती है और घर से कुछ पेड़ ले जाके उस पेड़ के आसपास लगा देती है। सुबह सुबह वहाँ जाकर उन पे पानी देती है। माँ पेड़ से बात करती है और स्कूल चली जाती है। माँ पेड़ छोटे छोटे पौधों को देखकर बहुत खुश होती है। सीताराम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो पेड़ के पास जाकर अपने किए पर पछतावा करता है। हाथ जोड़ के वो विनती करते हुए कहता है कि अब वो पेड़ कभी नहीं काटेगा, पेड़ों की रक्षा करेगा और किसी को भी पेड़ काटने नहीं देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 साल गुजर जाते हैं। चांदनी अब बड़ी हो जाती है। गांव में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। चांदनी अब शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है। अब उसके लगाए हुए सारे पेड़ काफी बड़े हो चुके थे। अब माँ पेड़ अकेली नहीं रही। वो हंसने लगी, गाने लगी। एक दिन वो अपने पास के बहन पेड़ से बात कर रही होती है। अरे मेरी छोटी बहन। हाँ कहो दीदी। देखो बहन, हमारी चांदनी हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। गर्मी में कितने दूर से पानी लाके हमें देती है। हाँ दीदी, हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ बहन। क्या सोचा है दीदी? मुझे भी बताओ। तुम भी कुछ अपनी राय दो ना। तभी वहाँ से गुजरते हुए सीताराम ने उनकी बातें सुन ली। माँ पेड़, मैं पिछले 10 सालों से अपनी गलती का प्रायश्चित किए जा रहा हूँ। मैं आपकी देखभाल बड़े ही निष्ठा के साथ करता हूँ, लेकिन चांदनी अब विवाह योग्य हो चुकी है माँ। उसकी शादी होनी चाहिए। बिल्कुल सीताराम, चांदनी और तुमने मिलके हमें इन 10 सालों में कई बार बचाया है। फर्ज चुकाने का हमारा भी वक्त आ गया है। हम चांदनी की शादी में आशीर्वाद देना चाहते हैं। तब तक चांदनी भी वहाँ पे आ जाती है। चांदनी को देखकर माँ पेड़ और बाकी पेड़ भी बहुत खुश होती हैं। तुम आ गई चांदनी। मैं माँ के पास आए बिना कहाँ जाऊंगी? जैसे ही चांदनी ने कहा, माँ पेड़ ने उसे जादुई फल दिए। चांदनी आश्चर्य हो गई।
ये सब क्यों माँ? ये तुम्हारी शादी का उपहार है बेटा। हम तुम्हारी शादी में नहीं आ सकते, लेकिन हमें खुशी है कि तुम्हारे कर्ज चुकाने का हमें मौका मिला है। मैंने ये सब किसी इनाम पाने के लिए नहीं किया था माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारा आशीर्वाद है। जहाँ भी रहो खुश रहो। बस कभी कभी हमें देखने के लिए आना। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति, अपने पेड़ों की रक्षा करें। मैंने तो अपना समय देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी अपनी चांदनी।